तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का ऑल चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। और आज हम लोग 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे बाहर तो आते भी नहीं है, क्योंकि मैं एक सीरीज जो चला रहा हूँ इसमें लगभग 4 वीडियो बना चुके हैं। ये 5वां वीडियो है और क्वेश्चन 80 तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग 80 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग वह वीडियो को नहीं देखें तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगर आप इसका PDF भी लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से PDF भी ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, चलिए इसमें बोला जा रहा है क्या, इसमें अच्छी तरह से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जहाँ पे समझाने का रहेगा मैं समझाऊंगा, नहीं तो जहाँ पर नहीं रहेगा तो बिना देर के ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसमें बोला जा रहा है स्थिर विनिमय दर एवं लोचपूर्णक विनिमय दर की परिभाषा दें। तो इसका देखते हैं। तो ये जो है ना, स्थिर विनिमय दर एवं लोचपूर्ण विनिमय दर की परिभाषा देना है आपको, कुछ इस टाइप से आपको देना है। यहाँ देखिए, स्थिर विनिमय दर वह दर होते हैं जिसका निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। स्थिर विनिमय दर में सामान्यता, ठीक है, सामान्यतः कोई परिवर्तन नहीं होता है या परिवर्तन केवल ही एक निश्चित सीमा तक ही हो सकते हैं, एक निश्चित सीमा तक ही हो सकता है इसका। और आगे बोला जा रहा है क्या, लोचपूर्ण विनिमय दर क्या होता है। देखिए इसमें देखता है कि लोचपूर्ण विनिमय दर वह दर है जिसका निर्धारण बाजार शक्तियों में विदेशी मुद्रा की मांग व पूर्ति के आधार पर होता है। और विनिमय दर में परिवर्तन विदेशी विनिमय दर की बाजार की मांग व पूर्ति में परिवर्तन के अनुसार आ सकते हैं। लोचदार पूर्ण विनिमय दर को क्या बोलता है, इसमें चलायमान विनिमय दर भी दरें भी कहा जाता है, इसका ये भी नाम है। ठीक है, चलायमान विनिमय दर भी कहा जाता है इसे। तो इसको याद हो गया होगा आयोग। चलिए, और 81 नंबर में बोला जा रहा है क्या, इसमें बोला जा रहा है कि स्फीतिक अंतराल और अवस्थितिक अंतराल में क्या अंतर, यानी ये दोनों में अंतर क्या है। तो देखते हैं इसमें अंतर क्या है। इसमें हो जाएगा न्यून मांग और अतिरिक्त मांग में स्फीतिक और अवस्थिति अंतराल को बताती है। इन दोनों में प्रमुख अंतरों का हम इस प्रकार कह सकते हैं। देखिए किस प्रकार कह सकते हैं। इसमें बोला जा रहा है स्फीतिक अंतराल सामूहिक मांग का वह स्तर है जो पूरा रोजगार संतुलन के लिए आवश्यक कुल मांग से कम होती है। आवश्यक कुल मांग से क्या होता है, कम होती है। किससे कि इसमें होता है, क्या बोलते हैं, स्फीतिक अंतराल में। ठीक है, और कम होती है। जबकि अवस्थितिक अंतराल सामूहिक मांग का वह स्तर है जो पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए आवश्यक कुल मांग के स्तर से अधिक होता है। इसमें कम होता है, क्या बोला जा रहा है, इसमें कहाँ गया स्तर, इसमें कम होता है और इसमें क्या होता है, अधिक होता है। बस यही दो अंतर है, इतना भी लिख देंगे आप लोग का काम चल जाएगा। लेकिन कम से कम 2 तो अंतर आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक है, एक में तो दिक्कत, एक में नंबर कट जाएगा, 2 होना चाहिए। न्यून मांग को स्थिति में सामूहिक मांग और पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए आवश्यकता सामूहिक पूर्ति से कम होती है। जबकि अतिरिक्त मांग सामूहिक मांग पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए आवश्यक सामूहिक पूर्ति से अधिक होता है। चलिए, तीसरा में बोला जा रहा है कि न्यून मांग के कारण अवस्थितिक अंतराल की स्थिति उत्पन्न होती है, जबकि अतिरिक्त मांग के कारण स्फीतिक अंतराल उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए, और 82 नंबर में बोला जा रहा है क्या, सरकार का बजट क्या है। तो देखिए, सरकार का बजट एक वित्तीय वर्ष अप्रैल वित्तीय वर्ष कितना, कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये तो आप लोग पॉलिटिकल साइंस में मिलेगा ये सब क्वेश्चन। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च में सरकार की अनुमानित आय व्यय व विवरण होता है, जिसे बजट रेखा कहा जाता है। इसका जो टाइम होता है ना, कि जो साल का, इस साल का जैसे 2024 का, तो टाइम कब से कि ख़त्म होगा टाइम, तो ये 31 जो अभी अगर 2025 भी आ जाएगा ना, तो 31 क्या बोलते हैं, कहाँ से वर्ष है,
मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक में इसके बीच में ही मतलब चेंज होता है, ठीक है, जो भी साल भर में कारोबार होते हैं। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। देखिए, खुला अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? खुला अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? देखिए, खुला अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्था होते हैं जिसके उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों का प्रभाविकता रहती है तथा आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध रहते हैं। और खुली अर्थव्यवस्था कहलाता है जैसे हांगकांग, सिंगापुर, ठीक है, ये सब हो गया। इससे जो मतलब कि जो यहाँ पे जो है ना खुली अर्थव्यवस्था चलता है। और आगे बोला जा रहा है क्या, घाटे का बजट क्या है? घाटे का बजट क्या है? तो देखिए, घाटे का बजट वह बजट होता है जिसमें सरकार की अनुमानित आय सरकार के अनुमानित व्यय से कम होती है, ठीक है, इससे कम होती है। मतलब इसमें बजट क्या होता है, बोलता नहीं कि मैं अगर 10 रुपया कमाता हूँ तो 10 रुपया मेरा 50 रुपया खर्चा हो गया था, तो कितना बचा? 50, वही हो गया बजट रेखा, ठीक है। आगे बोला जा रहा है सरकारी बजट से किन्हीं 2 उद्देश्यों को समझाइए। तो सरकारी बजट सरकार के वार्षिक व्यय एवं आय के मतलब ब्यौरा प्रस्तुत करता है। बजट सरकार की उन विकास की नीतियों एवं उद्देश्यों को भी बताता है जिन्हें सरकार बजट के माध्यम से ही प्राप्त करती है। इसके 2 प्रमुख निम्न है, ठीक है, उद्देश्य निम्न है। पहला 1 नंबर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आर्थिक विकास के प्रोत्साहन। बजट का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की गति को प्रोत्साहन देना होता है। और आगे बोला जा रहा है कि आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का छूट सरकारी व्यय बढ़ाकर आधारभूत संरचना, सड़क, पुल, नहर और नल और बिजली एवं आदि निर्माण करती है, ये सब उत्पाद करती है। आगे बोला जा रहा है क्या, रोजगार का सृजन करना भी सरकार का बजट मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए सरकार श्रम प्रधान और तकनीकों, सड़क, पुल व बांध निर्माण जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों का और प्रोत्साहित करती है जिससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होती है। आगे बोला जा रहा है क्या, भुगतान शेष के संगठनों, ठीक है, संगठनों को बताइए। तो देखते हैं इसका उत्तर, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, भुगतान शेष में संगठनों, ठीक है, संगठनों को 2 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में? कुल 2 भागों में। देखिए, एक भाग हो जाएगा चालू खाते के मध्य और बी नंबर हो जाएगा पूंजी खाते के मध्य, और फिर से हो जाएगा क्या, चालू खाते के अंतर्गत निम्न में है और दृश्य व्यापार शेष या अदृश्य व्यापार खाता है। और 2 नंबर में हो जाएगा क्या, अदृश्य व्यापार शेष या अदृश्य व्यापार है। और तीसरा हो जाएगा एक पक्षीय अंतर, ठीक है। और चलिए फिर से, तो पूंजी खाते के अंतर्गत निम्न में है और सरकारी सौदे और गैर सरकारी अथवा निजी सौदे और प्रत्यक्ष निवेश और पोर्टफोलियो निवेश, ठीक है। तो ये सब होता है इसमें। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा, वैसे पीडीएफ तो दे ही रहे हैं, आप लोग अच्छी तरीक़ा से पढ़ भी सकते हैं। 87 नंबर में बोला जा रहा है क्या, मतलब अवस्फीतिक क्या है? अवस्फीतिक क्या है? व्हाट इज दिस अवस्फीतिक? तो इसका जो अगर शॉर्ट मतलब कि इसमें पहले आप यह देखिए, जीएनपी अवस्थितिक क्या है? तो ये जो है ना, तो इसमें देखिए इसका उत्तर नगद मतलब जीएनपी का वास्तविक मतलब जीएनपी से अनुपात, मतलब इससे अनुपात एवं उसका 100 से गुना कर दीजिए पहले यहाँ इसका अनुपात, ठीक है। और 100 से गुना और जीएनपी मतलब अवस्फीतिक की आय है, इसका आय निकल जाएंगे। अभी आपको फॉर्मूला भी दिखाएंगे इसको। यह उन सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के औसत मूल्य स्तर की माप प्रस्तुत करता है जैसे जीएनपी में शामिल हो जाती है अस्थायी संतुलन। देखिए इसका फॉर्मूला आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा। इसका फॉर्मूला आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ तो दिख रहा है, अब इंग्लिश में ही लिख सकते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा आपको। जीएनपी बराबर लिख देना, ठीक है, और जीएनडी बाय ये जीएनपी, ठीक है, मतलब
GND बाई GNP लिख देना, उसके बाद 100 से गुना कर देना, बस आपका हो जाएगा, निकल जाएगा। हिंदी में देख सकते हैं, बेहतर रहेगा कि आप इंग्लिश में ही याद कीजिए, भूलेंगे कम, और वहाँ इंग्लिश हिंदी में दोनों रहता है ना बोर्ड में, तो आप आसानी से पकड़ भी सकते हैं। चलिए 88 नंबर में बोला जा रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वस्तु के बदले वस्तु बदली जाती है और विनिमय के किसी मतलब सर्वग्राह्य माध्यम के प्रयोग नहीं की जाती है। मतलब कि विनिमय प्रणाली ऐसे होते हैं, पैसे के बदले सामान के बदले सामान दी जाती थी, ठीक है। वस्तु प्रणाली ऐसे होते हैं जिसके वस्तु के बदले वस्तु, बोला जा रहा है ना, वस्तु के बदले वस्तु मतलब सामान। अगर मैं आपको साइकिल दिए तो आप मुझे ज़रूरत पड़ेगा, मुझे आप चावल दोगे। मैं अगर आपके यहाँ काम किया हूँ तो पैसे आप नहीं देंगे, उसके बदले आप मुझे चावल देंगे, गेहूँ देंगे, धान देंगे, चाहे कुछ भी दे सकते हैं। मतलब रुपया का कोई दूर दूर तक कारोबार नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए, और 89 नंबर में बोला जा रहा है क्या है? 89 नंबर में केंद्रित बैंक के परिभाषा दें। केंद्रित बैंक की बड़ी परिभाषा दें, तो उत्तर में लिखना है कि केंद्रित बैंक देश की मौद्रिक और बैंकिंग मतलब व्यवस्था की शीर्षस्थ संस्था है जो देश में क्या बोला जा रहा है, देश में चलन था और शाखा का विकास, विनिमय एवं नियंत्रण, राष्ट्र के आर्थिक विकास और आर्थिक स्थिरता के उद्देश्य से कार्य करती है, ठीक है। चलिए, और 90 नंबर में बोला जा रहा है क्या? केंद्रित बैंक एवं व्यापारिक बैंक में अंतर बताइए। केंद्रित बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर बताइए। तो देखते हैं, केंद्रित बैंक देश की विदेशी विनिमय का लेन देन करता है, जबकि व्यापारिक बैंक केवल केंद्रित बैंक का आज्ञा से ही विदेशी विनिमय का व्यवहार करता है। अंतर दोनों में बुझा गया आपको ना। देखिए 2 नंबर में हो जाएगा, केंद्रित बैंक को व्यापारिक बैंकों में कोई प्रतियोगिता नहीं होती है, जबकि व्यापारिक बैंक परस्पर प्रतियोगिता करते हैं। ओके माय डियर। 3 नंबर में हो जाएगा, केंद्रित बैंक को पत्र, मुद्रा और निर्गमन करने का एकाधिकार होता है, जबकि व्यापारिक बैंक को यह अधिकार नहीं होता है। 2 ही भी लिख सकते हैं ना आप, चल जाएगा, लेकिन आप बेहतर रहेगा कि ज़्यादा ही लिखेंगे तो, ठीक है। तो बताता हूँ मैं, 4 नंबर में लिख देना क्या? केंद्रित बैंक सरकार के और बैंकर के रूप में क्या बोलते हैं, सरकार की ओर से लेन देन करता है, जबकि व्यापारिक बैंक जनता का बैंकर से है, उससे लेन देन करते हैं। 5 नंबर में जगह, केंद्रित बैंक सरकार का स्वामित्व होता है, जबकि व्यापारिक बैंक जनसाधारण से व्यवसाय करते हैं। 91 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 91 नंबर में केंद्रित बैंक के और बोला जा रहा है विकासात्मक कार्य करते हैं। तो क्या बोलते हैं, विकासात्मक कार्य का उल्लेख करें, तो इसका उल्लेख करते हैं। केंद्रित बैंक के मतलब विकासात्मक कार्य निम्न प्रकार से हैं। 1 नंबर में संगठित बैंकिंग प्रणाली का विकास करता है, बिल्कुल सही बात। और नई वित्तीय संस्थाओं का निर्माण करता है, ये भी सही बात है, ठीक है। 2 नंबर में लिखना है क्या? विकास कार्यों के लिए केंद्रित बैंक पर्याप्त मुद्रा की पूर्ति सुनिश्चित करता है, सही बात। 3 नंबर में हो जाएगा, विनियोग को प्रोत्साहन देने के लिए सस्ती मुद्रा और नीति अपनाई जाता है। 4 नंबर में हो जाएगा क्या? देश के तीव्र औद्योगिक विकास के पर्याप्त औद्योगिक वित्त का प्रबंधन करता है। 92 नंबर में बोला जा रहा है, बैंक दर एवं बाजार, ठीक है, ब्याज दर में अंतर बताइए। बैंक दर और ब्याज दर में अंतर बताइए। बैंक दर एवं ब्याज दर दोनों ही अंतर होता है। ब्याज दर वह दर है जिस पर देश की व्यापारिक बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं लेन देन होता है और तैयारी होती है। इस प्रकार जबकि बैंक दर केंद्रित बैंक की पुनः कटौती है। बाजार ब्याज दर व्यापारिक बैंक के ऋण लेन देन करती है और
लेन तो नहीं देन करती है कि दर कहती होती है। तो ये सब था इसमें। कटौती बाजार की ब्याज दर की व्यापारिक बैंकों की ऋण देन की ब्याज करती है, देने की ब्याज दर की कहते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या, केंद्रित बैंक के अंतिम और ऋणदाता के कार्य स्पष्ट करिए। बैंकिंग दर के अंतिम ऋणदाता के स्पष्ट करिए। तो केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। आज सभी केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के दायित्व को निभा रहे हैं, जबकि जब किसी व्यापारिक बैंक को वित्तीय संकट, क्या बोला जा रहा है, वित्तीय संकट के दौरान कहीं से भी ऋण प्राप्त नहीं हो पाता है तो वह केंद्रीय बैंक से अंतिम सहारे रूप में ऋण की मांग करता है। केंद्रीय बैंक, क्या बोला जा रहा है, केंद्रीय बैंक सदस्यों को ग्रहण करने के योग्य बिलों की कटौती कर अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। चलिए और ये कुछ देख लीजिए, गुणक प्रक्रिया क्या है। गुणक प्रक्रिया क्या है, चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं इसको। तो देखिए, निवेश में परिवर्तन जिसे एम से सूचित करते हैं। चित्र मतलब इसमें देखिए, आय में परिवर्तन जिसे कि डेल्टा वाई से हम सूचित करते हैं, और उपभोक्ता में परिवर्तन मतलब कि डेल्टा सी से मतलब सूचित करते हैं इसको, और आय में परिवर्तन यानी डेल्टा वाई से सूचित करते हैं मेरे भाई, मेरे दुश्मन। आगे बोला जा रहा है क्या, उपयुक्त गुणक प्रक्रिया मतलब प्रक्रिया स्पष्ट करती है। चलिए देखते हैं इसका भी। तो निवेश परिवर्तन होने के आय में परिवर्तन होता है, इसके फलस्वरूप उपभोक्ता में परिवर्तन होता है। चूँकि एक व्यक्ति का उपभोग व्यय दूसरे व्यक्ति की आय होती है, अतः उपभोग में परिवर्तन होने से आय में परिवर्तन होता है। इस प्रकार प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब उपभोक्ता व्यय के परिवर्तन मतलब कि डेल्टा सी मतलब जैसे कि आपको सिंबल तो बता दिए, शून्य नहीं हो जाता है। तो डेल्टा सी के माने क्या होता है, उपभोक्ता में परिवर्तन। ठीक है, तो उपभोक्ता में परिवर्तन शून्य हो जाता है। ये सब चीज़ याद रखेंगे, बेहतर होगा आप लोग के लिए। और बोला जा रहा है क्या, गुणक प्रक्रिया दो प्रकार के होते हैं। गुणक प्रक्रिया दो प्रकार के होते हैं। निवेश के करने पर गुणक आय एवं कोई गुण वृद्धि कर देता है, इसे गुणक की अनुमति मतलब कि अनुकूल प्रक्रिया कहते हैं। इसके विपरीत निवेश के कम होने पर गुणक के प्रभाव से आय में गुणा हो जाती है, इसे गुणक की प्रतिकूल प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए 95 नंबर में बोला जा रहा है क्या, आय के चक्रीय प्रवाह द्वारा अर्थव्यवस्था के संतुलन को दर्शाइए। देखिए, तो इसका आंसर अगर बात करें तो आय के चक्रीय प्रवाह को अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह के संतुलन की शर्त है निम्न प्रकार है। तो देखते हैं इसका निम्न प्रकार। तो देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है कि आपको ये सब जो चीज़ें ना सिंबल, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, इसका माने क्या होता है। देखिए, अगर y का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो c+1 + g + c + कॉस्ट ब्रैकेट यानी x - m। तो ये हो गया फॉर्मूला, आपको याद रखना है हर हाल में। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो गया ये। तो अब y का माने क्या हुआ, तो देखिए y का माने ये होता है कि आय अथवा उत्पादन। ठीक है, आय अथवा उत्पादन। ठीक है, इसका बराबर ये सब चीज़ें लगेंगे। अब देखिए, c का माने होता है उपभोग का व्यय, तो c हो गया। और आई मतलब होता है निवेश व्यय, तो यहाँ एक नहीं होगा, ये आई होगा। सॉरी मैं उसमें गलती बता दिया था, तो यहाँ एक नहीं होगा, आई होगा। ठीक है, गलती हो गया था टाइपिंग में। तो आई मतलब निवेश का व्यय, और जी मतलब हो गया सरकारी व्यय जो आपको देखें, और सी तो आपको बता ही दिए। ठीक है, तो उसको देखिए फिर x - 1 सूद का निर्यात जहाँ x बराबर निर्यात m आघात हो। ठीक है, तो उसको यानी x से माइनस कर देंगे m, तो बस निकल जाएगा। ठीक है, इसका आगे बोला जा रहा है क्या, और निर्गत गणक क्या है। निर्गत गणक क्या है, तो उत्तर में लिखना है कि निर्गत गणक
निर्गत गणक वह अंग है जिसके साथ निवेश में कई परिवर्तन को गुना करते हैं, गुना करके उसके फलस्वरूप को आय में हुए वृद्धि को वृद्धि से कैसे गुना करेगी, मतलब कि किससे गुना करेंगे। पहले नंबर तो यहाँ आप ये देखिए, साथ साथ निवेश के परिवर्तन को किससे गुना करेंगे, उसके फलस्वरूप आय के वृद्धि मतलब क्या बोला जा रहा है, में हुई वृद्धि से गुना करें, यानी वृद्धि से वृद्धि आपको गुना करना है, उससे अधिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर्मूला याद रखना, के बराबर डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, ये सब याद रखना है, भूलना नहीं है आपको। तो निर्गत गुणक का निम्न सूत्र द्वारा व्यय किया जाता है, जैसे कि परिवर्तनशील लागत, तो ये हो गया। चलिए आगे बोला जा रहा है कि तरलता जाल क्या है। तरलता जाल क्या है? यह वह दशा है जिसमें सट्टे के लिए, सट्टे मतलब जुआ, जो मेले वगैरह में खेलते होंगे ना, जुआ सट्टे, तो सट्टे की मुद्रा की मांग के पूर्णतः लोचदार होती है। यह पूर्णतः सरलता पसंदगी की दशा है, जिसे प्रयोग के दिए गए चित्र में स्पष्ट किया जा सकता है। इस शताब्दी वाली के प्रयोग से J.M. कीन्स द्वारा गया था। ठीक है, J.M. इसका याद रखना, J.M. कीन्स द्वारा, ठीक है, क्या गया था, इसको याद रखना, जो ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो ये रहा कुछ इसका मेन पार्ट जो आपको दर्शाना है। अगर नहीं दर्शा सकें तो इतना चीज़ लिख देंगे तो नंबर कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा, दर्शा देंगे बस फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिमांड फॉर मनी, और ये हो जाएगा इंटरेस्ट रेट, और ये बोलते हैं इंटरेस्ट, क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी, और ये हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको ध्यान देना है, बस ऐसे डाल देना है, बस कहानी खत्म। आगे बोला जा रहा है 98 नंबर में बोला जा रहा है किसी सरकार के प्रमुख कार्य क्या है। किसी सरकार के प्रमुख कार्य क्या है? उत्तर में लिखना है कि सरकार के प्रमुख कार्य, सरकार के बहुत सारे प्रमुख कार्य करती है। सरकारी हस्तक्षेप से ही और निजीकरण के दौर से पहले कई दशकों तक आर्थिक क्रियाओं से भी सभी क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप देखने को मिला। वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था के क्या बोला जा रहा है, प्रत्येक क्षेत्र में सरकार प्रमुख कार्य करती है। सरकार क्या बोले, सरकार आर्थिक समस्याओं को समाधान के लिए कार्य करती है। वर्तमान समय में विश्व में सरकार की प्रमुख भूमिका देखने को मिल रहा है। सरकार की भूमिका के धनात्मक पहलू को ही देखा जा रहा है। ठीक है, एक नंबर में हो जाएगा बाजार शक्तियों का स्वतंत्र क्रियाशील से उत्पादकों के लाभ अधिकतमीकरण संभव होता है, जिसमें आर्थिक विकास दर की गति मिलती है। 2 नंबर में लिखने के सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी का हस्तक्षेप से उत्पादन में वृद्धि होता है, जिससे आर्थिक विकास संभव हो पाता है। आत्मनिर्भर के लिए सरकार में और विशेष क्या बोले पैकेजों द्वारा लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया अपनाई है। इस तरह आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए सरकार अहम भूमिका निभाती है। चलिए 98 नंबर में बोला जा रहा है क्या, आवश्यकताओं को दोहरे संयोग से आप क्या समझते हैं। तो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से जब वस्तु की विनिमय प्रणाली के अंतर्गत विनिमय केवल उसी समय संभव हो सकता है जबकि व्यक्तियों के पास एक दूसरे की आवश्यकताओं की वस्तुओं और साथ ही वे आपस में एक दूसरे के बदलने को तैयार हो, परंतु ऐसा संयोग सदा संभव नहीं होता है। जैसे एक व्यक्ति चावल के बदले में कपड़ा चाहता है, और तो वह विनिमय तब ही हो सकेगा जबकि उसे ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए, ठीक है, जिसके पास बदलने के लिए न केवल कपड़ा फालतू हो बल्कि जिसे चावल की भी आवश्यकता हो। व्यवहारिक जीवन में ऐसा दोहरा संयोग संगठित से मिलता है।
तो चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति क्या है। सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति क्या है। तो सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति कुल उपयोग स्तर परिवर्तन, कुल आय एवं परिवर्तन के अनुपात सीमांत उपभोक्ता परिवर्तित कहता है। और कुशीहारा के अनुसार सीमांत उपभोक्ता और क्या बोलते प्रवृत्ति उपभोग में होने वाला परिवर्तन तथा आय में होने वाला परिवर्तन का अनुपात है। कुल परिवर्तन लागत क्या होता है, तो इसका जो फॉर्मूला ये रहा, इसको याद रखना है। सूत्र रूप में सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति का फॉर्मूला था यानी MCP मतलब MPC के बराबर होता है क्या, डेल्टा C बाय डेल्टा Y। अब हिंदी में देख सकते हैं उपभोक्ता में परिवर्तन और आय में परिवर्तन। ओके माय डियर, तो बताओ फिर आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कुछ भी थोड़ा सा भी दिक्कत या कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थोड़ा सा भी मिस्टेक कुछ भी होता है तो आप प्लीज़ उसको एडजस्ट करेंगे, और मैं PDF तो दे रहा हूँ उसको पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।